हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग जून जुलाई मंथ के बिहार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वार नामक कार्यक्रम अब बिहार में भी प्रारंभ हो गया है। यह किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डाक विभाग। आईबीपी को डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अब आप अपने घर से ही सुविधापूर्वक नियमित बैंकिंग लेन देन का कार्य कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से नाम मात्र शुल्क पर खाता खोल सकते हैं एवं धन अंतरण, नगद जमा और निकासी, रिचार्ज या बिल का भुगतान इसके माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके साथ अन्य भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि घर बैठे ही सुविधाजनक बैंकिंग की सुविधा, आसान और सुविधा अनुसार बैंकिंग, तत्काल खाता खोलने की सुविधा और सरल, सुरक्षित और परेशानी रहित बैंकिंग की सुविधा, यह जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपलब्ध करवाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि आपका बैंक आपका द्वार नामक जो यह कार्यक्रम है, यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है डाक विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आर्सेनिक मिटिगेटर 01 नामक बैक्टीरिया का पता किस कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा लगाया गया है जो मानव शरीर में हानिकारक आर्सेनिक के प्रभाव को कम करेगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार के कई जिलों की मिट्टी आर्सेनिक से प्रभावित है। इन जिलों की आर्सेनिक दूषित मिट्टी में सुरक्षित खेती जैवोपचारण विधि से की जाएगी। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सरकार निःशुल्क जागरूकता अभियान चलाएगी। इस कार्यक्रम में किसान को निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएगी और धान के फसल को आर्सेनिक से बचाने के लिए BAU ने सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 नामक बैक्टीरिया को तैयार कर लिया है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि आर्सेनिक मिटिगेटर 01 नामक बैक्टीरिया का पता किस कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा लगाया गया है? तो वह लगाया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के द्वारा जारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार के प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं एजुकेशन वर्ल्ड की ऑल इंडिया रैंकिंग में CUSB को सरकार से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने कई मानकों में निर्धारित अंकों के आधार पर रैंकिंग घोषित की है, जो कि क्रमशः कॉम्पिटेंस और फैकल्टी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, इंडस्ट्री इंटरफेस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, क्वालिटी एंड रेंज, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम आदि इसमें शामिल हैं। इस आधार पर जो है वह रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें कि बिहार से दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वह पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से अपने छात्रों का परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे IIT पटना। देश भर के IIT में IIT पटना पहला ऐसा संस्था है जो कि अपने छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन लेगा। IIT पटना में अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे UG और PG के सभी छात्राओं की परीक्षा जो है वह ऑनलाइन आयोजित कराएगा। परीक्षा 1 जून से शुरू हुई और यह 8 जून तक संपन्न की गई। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यह लॉकडाउन के समय जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है, जिसमें कि ये IIT पटना जो है वह ऑनलाइन अपने छात्रों का परीक्षा लेने वाला पहला संस्था बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी के किनारे औषधीय पौधों का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है?
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गंगा। भागलपुर से बक्सर तक गंगा के किनारे औषधीय कॉरिडोर बनेगा। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ में 4000 करोड़ के राहत पैकेज से कॉरिडोर विकसित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राशि मिलने वाली है। BAU का क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक है। इलाके में गंगा के किनारे अश्वगंधा के पौधे लगाए जाएंगे, जिस पर विश्वविद्यालय के द्वारा जो है उस पर शोध जारी है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, ये भागलपुर से लेकर के बक्सर तक जो है इस पर कार्य चल रहा है, जो कि गंगा के किनारे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। और वह औषधीय पौधा कौन सा है, वह है अश्वगंधा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक निर्णय के अनुसार बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी बनाने को मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर व कामगारों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने कई स्तर पर काम कर रही है। उद्योग विभाग ने सरकार के निर्देश पर उन सभी संस्थानों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है जो कि बंद पड़ी हुई है। इसी कड़ी में भागलपुर में सिल्क सिटी को विकसित करने की योजना है। भागलपुर के बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की इकाई बिहार स्पन सिल्क मिल्क परिसर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें रेशम, खादी, मलमल और हस्तकरघा उद्योग के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिल्क सिटी तो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा भागलपुर में। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दूसरा। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें बिहार का स्थान जो है वह दूसरा है। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई माह में शहरी बेरोजगारी की दर जो थी वह था 25.79% और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो था वह था 22.48%। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का स्थान कौन सा है, दूसरा बेरोजगारी की दर में। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चलाए गए किस कैंपेन को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बापू आपके द्वार। महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने बिहार में चलाए गए सबसे बड़े कैंपेन चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के तहत बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मान दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से चला यह अभियान चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष 2017 से 2018 के बीच चलाया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इस अभियान के तहत जो है 46,000 से अधिक साक्षरता कार्यकर्ताओं ने 1.5 करोड़ से अधिक घरों पर गांधी पर छपे पैम्पलेट्स बांटे थे। ठीक है, इस अभियान में देश के जाने माने गांधीवादियों ने हिस्सा लिया था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे जो है विश्व कीर्तिमान माना है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि बापू आपके द्वार नामक जो कार्यक्रम चलाया गया था इसे लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में किस वैश्विक संस्था के सहयोग से बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने कारगर पहल करते हुए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत में यह अभी 13 विभिन्न शहरों में काम कर रही है, जिसमें बिहार भी शामिल है। महज 1 वर्ष में इसने 18,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक को एकत्रित किया तथा इसके जरिए विभिन्न उत्पाद को तैयार कर रही है। तो यह UNDP के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है वह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो UNDP के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों को जागरूकता करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वर्चुअल पाठशाला। इस बार चुनाव के दौरान
आयोग के अधिकतर संदेश जो हैं वह सोशल मीडिया के जरिए ही दिए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की पाठशाला वर्चुअल जो कि आभासी होते हैं वह प्रारंभ किया है। पहली पाठशाला में ईवीएम और वीवीपैट के संपूर्ण जानकारी दी गई है। चुनावी पाठशाला में आने वाले दिनों में और भी अध्याय जो हैं वह अपलोड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5 जून। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू किया था। 5 जून 1974 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो इसे मैदान में मौजूद लाखों की भीड़ ही नहीं बल्कि देश और दुनिया ने भी हाथों हाथ लिया था। तो यह अति महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण क्रांति दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह 5 जून को। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को ब्रिक्स बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनिल किशोर। बिहार के भोजपुर जिले के निवासी अनिल किशोर को जो है वह ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वह यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, यह फर्स्ट हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वे उपाध्यक्ष के पद पर आगामी जुलाई माह में ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत सब्जी के उत्पादन के लिए टिश्यू कल्चर की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। बिहार के वैशाली जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत सब्जी के उत्पादन के लिए टिश्यू कल्चर की शुरुआत की गई है। पौधे में टिश्यू कल्चर की एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सख्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत सब्जी के उत्पादन के लिए जो है टिश्यू कल्चर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह की गई है वैशाली में। नेक्स्ट, वन संरक्षण पर आधारित बिहार के किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वन रक्षक। वन रक्षक फिल्म एक फॉरेस्ट गार्ड की आप बीती है जो बचपन से ही अपनी धरती माँ से प्रेम करता है। इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संरक्षण की बात कही गई है। लेखक जितेंद्र गुप्ता ने इस फिल्म में प्राकृतिक संरक्षण और विकास को भी जोड़ा है। तो मतलब यह फिल्म के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वह है जितेंद्र गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस ईवीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे M3। बिहार चुनाव में ईवीएम के अपग्रेडेड वर्जन M3 या मार्क 3 का इस्तेमाल होने जा रहा है। ईवीएम की पुरानी पीढ़ियां हैं M1 और M2। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि M3 जो है वह 3rd जनरेशन है। M3 में सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स है, मतलब कि मशीन खुद यह जांच कर सकती है कि उसके सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी तो कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर दिखेगा। M3 मशीन में जो है डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों के कोड जो है मैच होने चाहिए। अगर कोई दूसरी मशीन या डिवाइस बाहर से इंसर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो कोड जो है वह मैच नहीं करेगा और सिस्टम जो है खुद ब खुद बंद हो जाएगा। M3 मशीन में चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है तथा चिप के कोड को जो है वह पढ़ा नहीं जा सकता है। M3 मशीन को सरकारी कंपनियों इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी बनाया है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे कि इस मशीन को किसके द्वारा तैयार किया गया है? M3 मशीन को तो वह तैयार किया गया है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा सर्वे इकाई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सतीश चंद्र झा।
राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा सर्वे इकाई का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा होंगे। केंद्र ने उच्चतर शिक्षा विभाग के उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी व सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्कीम के तहत इसका गठन किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि शिक्षा सर्वे इकाई का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सतीश चंद्र झा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2020 के अनुसार IIT पटना को देश में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 54वां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को साल 2020 के लिए भारतीय शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जो है वह जारी की है। देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों में IIT पटना को जो है वह 54वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। और NIT पटना ओवरऑल 177वें स्थान पर मौजूद हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 8000 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार को इस साल 8000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें और पोशाक, मिड डे मील समेत अन्य योजनाओं के लिए दिए जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार ने कुल 16000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था, जिसमें केंद्र ने जो है 50% राशि की कटौती कर दी। इस प्रकार से इस साल जो है वह 8000 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी का मगही अनुवाद बिहार के किस साहित्यकार के द्वारा किया जा रहा है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उमेश प्रसाद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की महान काव्य रचना रश्मि रथी जल्द ही मगही भाषा में पढ़ने को मिलेगी। जिले के वरिष्ठ साहित्यकार व कवि उमेश प्रसाद ने इसका बीड़ा उठाया है। कवि उमेश बताते हैं कि रश्मि रथी का मूल आत्मा से वह कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, की तरह अक्षर पर ही उसे बदला जा रहा है और उसी शब्दों को जो है मगही भाषा का रूप दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बिहार का पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे PMCH पटना। प्रदेश में थैलीसीमिया और हीमोफीलिया संक्रमितों के उपचार के लिए PMCH में बने देश के 141वें और प्रदेश के पहले डे केयर सेंटर का उद्घाटन स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने किया। अब एक ही छत के नीचे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को परामर्श, काउंसलिंग, जांच के अलावा ब्लड और फैक्टर 8 व 9 ट्रांसफ्यूजन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो है पहला थैलेसीमिया डे केयर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वह किया गया PMCH पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में नीतीश कुमार के द्वारा कुंदर बराज सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। कुंदर बराज निर्माण योजना का निर्माण लोअर क्यूल नदी घाटी योजना आधुनिकीकरण योजना के तहत 146 करोड़ की लागत से किया गया है। इसकी शुरुआत जो है मार्च 2017 में ही हो गई थी और योजना जो है इस साल में पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कामरान रिजवी। केंद्र सरकार ने 1991 बैच के IAS अधिकारी कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। श्री रिजवी जो है वह यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं और अभी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में किसे चुना गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अवधेश नारायण सिंह। भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भाजपा के गया स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद हैं। इससे पहले भी वे विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। एक बार फिर से उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा धान की कौन सी एक नई प्रजाति विकसित की गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजेंद्र नीलम।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने कम पानी में अच्छी उपज देने वाली धान की नई प्रजाति विकसित की है। नई प्रजाति का नाम राजेंद्र नीलम दिया गया है। राजेंद्र नीलम मात्र 2 से 3 सिंचाई में ही तैयार होने वाली धान की प्रजाति है। इसमें 40% पानी के साथ लगातार खर्च में ही बचत हो जाएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि धान की कौन सी एक नई किस्म विकसित की गई है, तो उसका नाम रखा गया है राजेंद्र नीलम। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन केंद्र बन गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना दूरदर्शन केंद्र। पटना दूरदर्शन केंद्र जो है वह देश का पहला ऐसा दूरदर्शन केंद्र बना है जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। मंगलवार को पटना केंद्र के उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष राजीव सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इन इलेक्ट्रिक कारों को रवाना किया। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वामी सहजानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 70वें। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 में गाजीपुर जिले के देवा में हुआ था। वे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एवं विभिन्न समाजवादी नेताओं के साथ असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। उन्होंने रोटी की भावना और किसान की को भगवान से बढ़कर बताया। ठीक है, उन्होंने रोटी को जो है भगवान और किसान को जो है भगवान से भी बढ़कर बताया है। उन्होंने नारा दिया था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, भारत वर्ष उसी का है अब वह शासन चलाएगा। उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और पोंगा पंथियों के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अभी हाल ही में सहजानंद सरस्वती की जो है कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो वह 70वीं थी। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अटल अकादमी खोलने की मंजूरी दी गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 10 शहरों में अटल अकादमी खोलने का फैसला किया गया है। इसमें बिहार का पटना शहर भी शामिल है। इसके अलावा जो है वह कानपुर, देहरादून, चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुरथल, भोपाल में भी जो है अटल अकादमी खोले जाएंगे। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अटल अकादमी योजना पर केंद्र सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यह महत्वपूर्ण पहल है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और यह जितने 10 शहरों में जो अटल अकादमी खोले जा रहा है उसमें बिहार का पटना शामिल है। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर मनेंद्र कुमार। प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनेंद्र कुमार को फ्रेंडशिप फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनेंद्र को यह उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और कोविड-19 के दौरान वेबिनार व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए लोक कल्याणकारी व्याख्यानों के लिए दिया गया है। बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर मनेंद्र ने कई व्याख्यानों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। इससे पूर्व इन्हें अब तक 70 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड से जो है अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो वह है डॉक्टर मनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, गया जिले के गोदावरी तालाब को केंद्र सरकार के किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हृदय योजना। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 12 शहरों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हृदय योजना में गया और बोधगया का चयन किया गया है। इन शहरों का कायाकल्प केंद्र सरकार की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना यानी कि हृदय के तहत होगा। इस योजना के तहत इन शहरों के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का योजना तैयार किया गया है। साथ ही इस योजना के जरिए जो है शहरों को योजनाबद्ध तरीके से जो है विकसित किया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 12 शहरों के लिए कुल 500 करोड़ की राशि जो है वह आवंटित की गई है, जिसमें गया के लिए ही अकेले 40.4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस योजना के तहत जो है वह गया जिले के गोदावरी तालाब का विकसित किया जा रहा है, तो वह हृदय योजना के।
और यह योजना जो है बिहार के गया में चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत किसानों को सब्जी, फल व फसलों के लिए 75 से 90% तक अनुदान दिया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना। वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को सब्जी, फल व फसलों की सिंचाई के लिए 75 से 90% जो है अनुदान दिया जाएगा। ड्रिप व मिनी स्प्रिंकल पर 90%, जबकि पोर्टेबल स्प्रिंकल पर 75% का अनुदान दिया जाएगा। इस विधि से सिंचाई करने पर 30 से 40% पानी की बचत होगी और इसके साथ ही 40% तक जो है उर्वरक भी बचेगा। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि 75 से 90% जो है अनुदान, ठीक है, वह वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत दिया जा रहा है सिंचाई पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद बिहारी युवाओं के द्वारा तैयार किया गया कौन सा ऐप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मैगटैप ऐप। बिहार के सत्यपाल चंद्र और रोहन सिंह के द्वारा बनाया गया ऐप मैगटैप ऐप को चीनी कंपनी ऐप के बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। इस ऐप में यूसी ब्राउज़र के साथ ही ऐसे कई चाइनीज ऐप्स का काम अकेले करने की क्षमता है। गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्चिंग के कुछ महीनों में ही इसे 10 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। प्ले स्टोर पर एजुकेशन कैटेगरी में यह ऐप दुनिया भर पर अभी पहले नंबर पर आ गया है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग के एक निर्णय के अनुसार कौन से अन्य व्यक्ति पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाल ही में चुनाव आयोग के एक निर्णय के अनुसार, ठीक है, कि कौन से अन्य व्यक्ति जो है पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 65 साल से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग। ठीक है, चुनाव आयोग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 65 साल से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होंगे और जो कोविड पॉजिटिव होंगे वो पोस्टल बैलेट के द्वारा जो है वह अपना वोट इस बार दे सकेंगे। ठीक है, यह निर्णय बिहार चुनाव से लागू हो जाएगा। आयोग ने इसके लिए जो है अधिसूचना भी जारी कर दिया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कितने साल से ऊपर? 65 साल से ऊपर और कोविड पॉजिटिव लोग। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस IAS अधिकारी को कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे ये कश्मीर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिहार के किस IAS अधिकारी को कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नवीन कुमार चौधरी। बिहार के IAS अधिकारी नवीन कुमार चौधरी अनुच्छेद 370 से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बनने वाले देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। दरभंगा के मझौलिया निवासी इस अधिकारी को निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर के बाहर किसी व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नवीन चौधरी को यहां सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेशन रूल्स 2020 के नियम 5 के तहत जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अंत के बाद जम्मू कश्मीर में नए संशोधन को मंजूरी दी थी। इसमें उन लोगों को अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता दी गई है जो कि 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर 7 साल तक पढ़ाई की हो और इसी राज्य के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी हो। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। जो लोग 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर 7 साल तक जो है पढ़ाई किया है और इसी राज्य के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी इन्होंने दी हो, तो उन्हें यह सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नवीन कुमार चौधरी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की औद्योगिक नीति में हाल ही में किस अन्य उद्योग को शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लकड़ी आधारित उद्योग। बिहार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में लकड़ी आधारित उद्योग को भी पहली बार प्राथमिकता दी जाएगी
औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी को शामिल करने से राज्य के किसानों के करोड़ों पेड़ों को अब बाजार मिल पाएगा। 2012-13 और 2018-19 के बीच कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों द्वारा निजी भूमि पर 5 करोड़ पॉपुलर वृक्ष सहित 8.82 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। इसके साथ ही बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2 टिश्यू कल्चर लैब भी स्थापित किए गए हैं। यह लुगदी और कागज उद्योग, दिया सलाई, प्लाईवुड, टिम्बर व चिरान और बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ई ऑफिस पूर्णतः लागू करने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन बना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सहकारिता विभाग। वर्तमान में सहकारिता विभाग ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कार्यों का निष्पादन करते हुए बिहार सरकार का पहला पेपरलेस विभाग बन गया है। तो यह महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ई ऑफिस पूर्णतः लागू करने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन बना है? तो वह है सहकारिता विभाग। अगला प्रश्न, रोहतास में राज्य सरकार के द्वारा पहली बार किस नई विधि से मछली का पालन किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बायोफ्लॉक। राज्य सरकार के द्वारा रोहतास जिले के 7 किसानों को अलग अलग प्रखंडों में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने के उद्देश्य से प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिस जिले में यह पहली बार है जब रोहतास जिले के किसान बायोफ्लॉक विधि से मछली का पालन करेंगे, जिसके लिए सरकार सहयोग के रूप में अनुदान भी निर्धारित किया है। किसानों के आमदनी को दोगुनी करने के लिए एवं मत्स्य पालन विधि को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा बायोफ्लॉक प्लांट लगाकर मछली पालन कराया जा रहा है। बायोफ्लॉक के माध्यम से कम खर्च और आमदनी दोगुनी के साथ साथ जमीन का भी बचत होता है। बायोफ्लॉक की विधि के माध्यम से यह प्लांट छत पर भी लगाए जा सकते हैं। तो यह आप लोगों को जानना होगा कि यह बायोफ्लॉक क्या है। तो बायोफ्लॉक जो है एक टब के अनुसार जो है टब की तरह एक छोटा सा तालाब नुमा बना दिया जाता है, जिसमें कि आप मछली का पालन कर सकते हैं। तो वही है, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, एक टब के अनुसार एक बना करके उसमें मछली का पालन किया जाता है। इसे ही कहा जाता है बायोफ्लॉक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित अग्रिम वैरायटी फूलगोभी की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा सर्वाधिक किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बांग्लादेश। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय की अग्रिम वैरायटी की फूलगोभी की खुशबू बांग्लादेश तक जा पहुंची है। इस बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका के किसान सबौर की अग्रिम वैरायटी की खेती करने जा रहे हैं। इसके लिए वहां से बीज की मांग की गई है। BAU यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है एक कंपनी के जरिए बीज वहां पर मुहैया कराएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी किस्म विकसित की गई है, तो वह अग्रिम वैरायटी, और यह फूलगोभी की एक वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्पोजेबल बेड रोल के लिए हाल ही में किस स्टेशन पर कियोस्क मशीन लगाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन ने रेल यात्रियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए एक और सुविधा की जो है मुहैया कराई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए बेडशीट, चादर, सैनिटाइजर, मास्क के साथ किट तैयार किया है। इसका इस्तेमाल यात्री पैसा चुकाकर कर सकते हैं। कोरोना काल में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की एक और पहल कही जा सकती है। बता दें कि पहले से भी यात्रियों को सुविधा के लिए पटना जंक्शन पर ही वेंडिंग मशीन के जरिए मास्क खरीदने की सुविधा दी गई थी। तो यह एक फिर से पटना रेलवे स्टेशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिस्पोजेबल जो है बेड रोल, उसके लिए आप कियोस्क मशीन के माध्यम से आप उसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 2016 में बदलाव कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 20%। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए एक नई पहल की है, जिसके मुताबिक अगर कोई कंपनी बिहार में उद्योग लगाती है तो 1 साल के लिए 20% प्रवासी मजदूरों को काम पर रखना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भविष्य में कोई भी कंपनी बिहार में नया उद्योग लगाती है तो उसमें 20% कर्मचारी बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को रखना उसमें अनिवार्य होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितना सीट आरक्षित किया गया है, तो 20%, ठीक है। और इसके लिए औद्योगिक नीति 2016 में बदलाव किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनोद कुमार सिन्हा। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग ने इस पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जो है वह जारी कर दी है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, विनोद कुमार सिन्हा। इन्हें बिहार राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बिहार में 700 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ब्रिटानिया ग्रुप, ठीक है। ब्रिटानिया बिहार समेत 4 राज्यों में अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपए निवेश करेगी। आगामी अपनी मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता बहुल बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में यह कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री लगाएगी। बिहार में ब्रिटानिया ने 2018 में ही निवेश के लिए राज्य के साथ समझौता किया था, मगर अभी जो है हाल ही में कंपनी को जो है बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो है 15 एकड़ जमीन अब मुहैया करवा दिया गया है, जहां पर यह कंपनी अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकेगी। तो यह एक अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए कि ब्रिटानिया कंपनी अब बिहार में अपना प्लांट लगा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शुभेंद्र कुमार चौधरी। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य शुभेंद्र कुमार चौधरी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल जो है वह 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ठीक है, 19 जुलाई 2020 को। और नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग जो है सदस्य शुभेंद्र कुमार चौधरी को बीपीएससी के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया है। तो अभी जो है वह वर्तमान में शुभेंद्र कुमार चौधरी जो है वह बीपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये थे जून जुलाई माह के बिहार से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे और इसे एक बार रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।